हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? हेलो जी, हेलो, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग अलीना जी, हेलो, हेलो अंजलि, विशाल, राम, कैलाश, भरत, अंकिता जी, तनुक्षा, हेलो लक्षिता, विशाल नागर, आकाश, आनंद, निकिता, आरती, करण, सोनी, अंबिका, हेलो जी, हेलो, हेलो। अच्छा, शुभम पालीवाल सर के नाम से भी नाम बना रखा है। हेलो यश, पायल, आकांक्षा जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे चल रही तुम्हारी टेस्ट की तैयारी? कल टेस्ट है तुम्हारा। हेलो राघवेंद्र, पूनम मिश्रा जी, हेलो सुहानी, अलीना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सतीश, रैंक ट्रेनर, हेलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रिवाइज करवाएंगे, फिर आगे का भी क्लियर करेंगे, ठीक है? हाँ जी सनी, बिल्कुल रिवाइज करेंगे। हेलो जी, हेलो करण, प्रतीक्षा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है? तो आज एक बार फिर से बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है? आज अपन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारा प्रोग्राम खत्म करें, ठीक है? आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चंस भी लगा लेंगे अपन अच्छे से, ठीक है? ओके। और फिर अगर बाई चांस मान लो जैसे कि कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, तो जैसे कि हम क्या करेंगे, अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट के 15 मिनट में पुराने चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? गुड इवनिंग, हेलो जी, हेलो पवन, गंगा जी, हेलो, गुड इवनिंग। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, ठीक है? हाँ जी, तो आप सभी को बेटा बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर्स डे की। आगे चल करके आप भी इसमें शामिल होंगे, आप भी आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, ठीक है? तो फिर आपको भी लोग बधाई देंगे, ठीक है? हाँ जी, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत करनी है आपको आगे चल करके लाइफ में, ओके? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, इसके बाद अगला चैप्टर भी मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक? आगे चलते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए बेटा, आपके लिए एक एक टाइम इंपॉर्टेंट है, कल आपका टेस्ट है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे अब, ओके? हाँ, तो इस चैप्टर में बेटा हमने परिचय देख लिया, प्रकार देख लिया, सांद्रताओं के पद देख लिए, हेनरी का नियम, वाष्पदाब, आदर्श, अनादर्श, अनुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य गुणधर्म देख लिए। ये चैप्टर बहुत छोटा है। सबसे पहले हमने सांद्रताओं के पदों के बारे में देखा, जिसमें मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, प्रतिशतता के पदों में सांद्रता, सामर्थ्य, पीपीएम, इनके बारे में जानकारी देखी। H2O2 की आयतन, सामर्थ्य, उनको देखा और उनको क्लियर किया, ठीक है? छोटा चैप्टर है ये। फिर दूसरा विलयन के प्रकार के बारे में हमने देखा, तनु विलयन, सांद्र विलयन, विलायक के आधार पर अलग अलग प्रकार के विलयन, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव्य विलयन, उनको देखा। फिर विलेयता को देखा कि भैया कि निश्चित तापमान में दिए गए विलायक में घुली हुई विलेय की मात्रा, वही क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। उससे संबंधित नियम हमने इसके अंदर देखा कि द्रव के अंदर गैसों की विलेयता को समझना हो तो फिर हेनरी भैया का नियम आया। हेनरी भैया ने बोला कि यार गैस का आंशिक दाब क्या होगा, KH, हेनरी नियतांक, और उस विलयन में उपस्थित उस गैस की मात्रा अर्थात मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है आंशिक दाब, ठीक है? या फिर मैं बोलूं कि आंशिक दाब कहीं ना कहीं उस विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा अर्थात मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर वो खत्म हुआ। फिर वाष्प दाब हमने सीखा कि द्रव की वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को समझने के लिए फिर हमने राउल्ट के नियम की इस्तेमाल किया। राउल्ट का नियम देखा, फिर उसमें डोल्टन का नियम देखा, उनको समझा। फिर आदर्श अनादर्श विलयनों को समझा, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है उसको समझा, निम्न क्वाथी उच्च क्वाथी मिश्रण को समझा, उनको क्लियर किया। फिर आता है आपके पास अणुसंख्यक गुणधर्म। 4 तरह के अणुसंख्यक गुणधर्म थे। पहला था बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कि जब हम किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका आपेक्षिक वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक है? तो उसको हमने सीखा, जो कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। दूसरा हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन, कि भाई जब वाष्पदाब घटेगा तो क्वथनांक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो हमने देखा। तीसरा हिमांक में अवनमन, जब वाष्पदाब घट जाता है क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, उसको भी हमने देखा, अच्छे से क्लियर किया। फॉर्मूले भी बहुत सिंपल थे। लास्ट में देखा परासरण दाब। परासरण दाब पाई बराबर CRT।
तो कहीं ना कहीं परासरण दाब पाई भी कहीं ना कहीं सांद्रता C पर डिपेंड करता है, जो कि कहीं ना कहीं विलेय की मात्रा ही है। तो कहीं ना कहीं परासरण दाब भी विलेय की मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अर्थात ये भी एक क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। आई होप यहां पर ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा। तो इतनी बातें हमने देख ली। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। हाँ बेटा बिल्कुल चालू होएगा, 6 बजे उसका ओरिएंटेशन है। हाँ जी, अब क्लियर हो गया इतना, इतनी बातें हमने देखी। अब आगे की बात है, तो आज हम उससे आगे की चीजों को देखेंगे। असामान्य गुणधर्म जैसे कि वॉन्ट ऑफ गुणांक आई क्या होता है, इसको देखेंगे और फिर अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। हाँ जी, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं पिछली क्लास में पढ़ाए गए पार्ट का रिवीजन करवा देता हूँ। हाँ जी, रिवीजन करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन में बेटा पिछली क्लास के दौरान मैंने आपको एक तो परासरण दाब बताया था। परासरण दाब क्या होता है, पहले तो परासरण विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए, जैसे कि देखो ध्यान से, ये यहां पर हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली है SPM, इधर क्या है, विलयन है, इधर क्या है, हमारा विलायक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, विलायक का विलयन की ओर आना SPM के जरिए, यह कहलाता है परासरण। तो हम इधर से ऐसा बाह्य दाब लगाएंगे जो इस प्रक्रिया को रोक दे, बस रोक दे, वही लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब, जिसको P या पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, ओके, जो कि विलयन की ओर लगाएंगे, हम विलयन की तरफ से लगाएंगे। ओके, स्टॉप कर दें। अब उसी के अंदर हमने पढ़ा व्युत्क्रम परासरण। अगर हम लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा हो जाए तो ये कहीं ना कहीं विलायक को अलग कर देगा विलयन में से, तो वह प्रक्रम कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण। ठीक है, वो हमने देख लिया। ओके, फिर यहां पर हमने पाई बराबर CRT वाला कॉन्सेप्ट भी देखा। ठीक है, वो हमने कवर कर लिया। देन उसके बाद फिर हमने क्या देखा बेटा, देन उसके बाद फिर हमने क्या देखा, अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों को देखा। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या थे कि यार अगर हम बाहर से जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, जैसे कि हम शक्कर मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं या फिर कुछ और मिला रहे हैं, तो वो विलायक में जाने के बाद जो विलयन बनाया गया ना, उसमें या तो वो संगुटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। उससे क्या होता है, जो आंकड़े हमें मिलते हैं बाद में, वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक मानों से थोड़े से अलग मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलेय क्या पता अंदर विलयन में जाकर के टूट गया हो या संगुणित हो गया हो, उससे चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, हाँ, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई उस चीज को फिर बैलेंस करता है। वॉन्ट ऑफ गुणांक आई क्या होता है, आई वॉन्ट ऑफ गुणांक आई उस चीज को बैलेंस करने के काम में आता है। और ये क्या होता है वॉन्ट ऑफ गुणांक आई, कि हमने कोई भी गुणधर्म निकाला, जैसे कि मैंने सोलू करके निकाला कि यार सूत्र होता है जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TF KF गुणा M, हिमांक में अवनमन, सॉरी हिमांक में अवनमन वाला सूत्र लगाया मैंने, डेल्टा TF बराबर KF गुणा M। अब मैंने इस सूत्र से सोलू करा, कुछ न कुछ मान आया। ठीक है भाई, गणित के हिसाब से कुछ मान आ गया, जैसे कि यहाँ पर 100 या कुछ मान आ गया XYZ, कुछ कमी आ गई, जैसे कि 100 तो बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई इस सूत्र से। लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकल करके देखा तो वहां पर वैल्यू अलग आई। तो उन दोनों को बैलेंस करने का काम करता है वॉन्ट ऑफ गुणांक आई। वॉन्ट ऑफ गुणांक आई ये बताता है कि आपके जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, आना चाहिए था इतना लेकिन आया इतना, ऊपर आएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इन दोनों का अनुपात होता है बेटा आपका वॉन्ट ऑफ गुणांक आई। वॉन्ट ऑफ गुणांक आई, पहला सूत्र हमने ये देखा। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि बेटा जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, कोई भी हुआ, वो कहीं ना कहीं
विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विलेय का अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विलेय का अणुभार ज्यादा तो अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी जो भी चेंज होएगा ना वो कम ज्यादा होएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, ताकि हर एक को समझ में आ सके। अर्पित सिंह टेंशन ना ले, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन उन दिनों को छोड़ दे जिस दिन क्लास नहीं हुई तो बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास है बेटा। सर मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, टेस्ट दूं या नहीं दूं, कैसी बात कर रहा है बेटा? देना चाहिए, जितना तुझे आए उतना तो कर। आज बायोलॉजी और फिजिक्स की क्लास नहीं होगी, सिर्फ केमिस्ट्री की होगी बेटा। ओके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री क्लास होगी, फिजिक्स की क्लास नहीं है। फिजिक्स की क्लास नहीं है, बायोलॉजी क्लास नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री। क्यों सर? अरे ये तो मैंने अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है भाई, तुम्हें पता नहीं है कि हफ्ते में 5 दिन क्लास होती है तुम्हारी। ये छठे दिन तुम्हारा कोई क्लास नहीं होता, ये एक्स्ट्रा क्लास मैंने लगवाई है ताकि अपन ने जो पहले कुछ छुट्टियां हुई थी ना उन छुट्टियों को कवर अप कर सके और तुम्हारा नुकसान ना हो। ठीक है, हाँ जी, टेस्ट में विलियन वाला चैप्टर भी आएगा, वियोजन वाला पार्ट नहीं आएगा बेटा। अब जरा देखो ध्यान से, ये चीज हमें पता है भाई, अणुसंख्यक गुणधर्म जितने ज्यादा होंगे, विलेय का भार अणुभार जितना ज्यादा, अणुसंख्यक गुणधर्मों में उतना ज्यादा चेंज आएगा। जैसे कि अगर विलेय ज्यादा भारी है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उतना कम होगा। दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। क्वथनांक में उन्नयन अगर भारी है तो कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीजें हमने देख ली। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको हिंदी में लिखूं क्या? किसी को प्रॉब्लम आए तो इसको हिंदी में लिख देता हूं। सीपी का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। सीपी का मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, और ऊपर था यहाँ पर प्रेक्षित। तो जरा देखो ध्यान से, एक सूत्र और बन गया आई बराबर, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा अणुभार। अणुभार यहां पर आ जाएगा अणुभार कैसा? सैद्धांतिक। और यहां पर आ जाएगा नीचे प्रेक्षित विलेय के लिए। ठीक है, ये दूसरा सूत्र हमारे पास आ गया। और एक तीसरा सूत्र बहुत ही सिंपल है, आई बराबर बाद में कणों की संख्या, बाद में कणों की संख्या, कणों की संख्या अपोन पूर्व में कणों की संख्या। पूर्व में कणों की संख्या, मोल की संख्या, जो भी, पूर्व में कणों की संख्या। हाँ जी, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 सूत्र है हमारे पास। हाँ जी, किसी रीजन की वजह से मंडे को टेस्ट दे सकता हूं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना यार। आपको संडे को टेस्ट होता है तो संडे को दो ना यार। नीट का पेपर तुम्हारा 7 मई को हुआ था, उन्होंने बोला था कि 8 मई को भी दे सकते हो। ठीक है, हेलो जी, हेलो, ये चीजें क्लियर हो गई। इतनी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी और फिर मैंने आपको ये बताया था कि आई का मान अगर 1 आता है तो न तो संगुणन होता है न वियोजन होता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो आई का मान 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब वह यौगिक जल में जाकर के टूट रहा है, जैसे कि आयनिक यौगिक, जैसे कि NaCl, KCl, इनके लिए। और अगर मान लो आई का मान 1 से कम आता है, मतलब संयोजन हो गया, मतलब अणु जुड़ गया। इन बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों आप। क्लियर हो गया? इतनी बातें मैंने आपको बताई और अच्छे से करवाई। ठीक है, ओके। और फिर मैंने वियोजन के लिए एक फॉर्मूला ही बताया था, आई बराबर, वो भी हमने देखा। सर ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल समझ में नहीं आया। विकास देख, एक्सपेरिमेंटल का तो देख, थ्योरेटिकल तो वो जो सूत्र हमें पता है उस सूत्र में मान रखा और आंसर आया करने से पहले। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो उसमें तो आपकी रीडिंग आती है बेटा। रीडिंग आती है कि यार फाइनल विलियन बना, इसका क्वथनांक और कम आ जाएगा या क्वथनांक और ज्यादा बढ़ जाएगा पहले से। तो वो प्रेक्षित और परिकलित हमने सोच के देखा इतना आएगा, लेकिन वहां पे फील्ड पे जाके देखा तो कुछ और रिजल्ट आया। ठीक है, जैसे कि आपने देखा विराट कोहली को, विराट कोहली ने ना घर पे
एक पिक्चर देखी, मतलब एक सचिन को देखा, सचिन ने बॉल यहाँ आई और ऐसे शॉट मारना है कि, है ना, ऐसे यहाँ गेंद डिप्पा खाएगी, मेरे को ऐसे शॉट मारना है, वहां छक्का जाएगा। विराट कोहली की भी वैसे ही बॉल आई, बल्ला घुमाया, छक्का नहीं आया, पहले कैच आ गया। ठीक है, तो मतलब पहले सोचा तो ऐसा था लेकिन हुआ वैसा, तो वही है, ये थ्योरेटिकल ऊपर एक्सपेरिमेंटल। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अरे ऐसा कुछ नहीं करना है, बातें नहीं करनी है, अब सिर्फ पढ़ने हैं, अब सिर्फ पढ़ने हैं। सब प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें? प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बेटा आप ऑलरेडी हर एक लेक्चर में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस लगा रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, आपके लिए मैंने वो एक पूरी की पूरी बुकलेट भी है जो कि आपको भेज दी है, जिसमें जो हमने पिछले साल भी डाली थी इस साल भी डाल रहे हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरी बात, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे पास तो कोई सामने बुक हो, तो आप मार्केट से एनसीईआरटी फिंगर टिप्स या एररलेस या अरिहंत का कोई भी नया एडिशन खरीद सकते हो हिंदी मीडियम के लिए 2023 वाला। ठीक है, ओके। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, मानिए बेटा थोड़ा सा पढ़ ले थोड़ा, ठीक है, फिर आगे का हम चीजों को देखेंगे और आगे की चीजों को चर्चा में लेकर आएंगे। ये क्वेश्चन कल मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था, याद है? ये क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। क्यों दिया था? कि ताकि आप इन तरह के क्वेश्चंस को समझ सकें, और फिर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं जो आज हम करने वाले हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, बढ़िया मजा आने वाला है। क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से, और हमें क्या निकालना है उस चीज पर देखो, और मैं कैसे करता हूं उस अप्रोच को देखो। ठीक है, आप यहाँ पे ये मत सीखो कि सर पढ़ा रहे हैं और मैं उसको रट रहा हूं। आप ये सोचो कि सर ने क्या अप्रोच लगाई, क्यों लगाई, वो ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक पदार्थ जिसका 0.15 ग्राम मुझे दे रखा है, इसको विलायक के 15 ग्राम में घुला गया। ठीक है बेटा, ओके, जिससे शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु से 0.216 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबाला गया। यार विलायक 15 ग्राम दे रखा था, अब विलायक का जो क्वथनांक था ना, उससे इतने ज्यादा टेम्परेचर पर ये विलयन उबल रहा है, मतलब ये क्वथनांक में होने वाली वृद्धि तो है, इतना ज्यादा बढ़ गया उस विलय को मिलाने से। ओके, तो उस पदार्थ का अणुभार क्या होगा जो हमने बाहर से मिलाया है? बहुत ही सिंपल है, और केबी का मान दे रखा है, मतलब मुझे डेल्टा टीबी वाले सूत्र से इसको सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। आपको क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देख लो यार। पदार्थ का भार, बाहर वाले पदार्थ का भार बोले तो स्मॉल w कितना दे रखा है, 0.15 ग्राम। बहुत ही सिंपल है ये। विलायक जिसमें घोला जा रहा है, खुद बोल रहा है विलायक, विलायक का भार कैपिटल W कितना दे रखा है, 15 ग्राम। हाँ या ना? शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु से इतने ज्यादा टेम्परेचर उबाला गया। भाई हम जब भी किसी द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो क्वथनांक में क्या होता है, उन्नयन, तो इतना बढ़ गया। तो ये क्या दे रखा है मेरे को, क्वथनांक में उन्नयन, कितना दे रखा है बेटा, डेल्टा टीबी कितना दे रखा है, 0.216 डिग्री सेल्सियस। अंतर है तो डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, उतना ही रहता है, ये भी मैंने बोली है। ओके, अब हमें अणुभार ज्ञात करना है। अच्छा, केबी का मान दे रखा है, तो यार डेल्टा टीबी और केबी इनसे रिलेटेड एक सूत्र जानता हूं मैं। क्या सूत्र होता है? चूंकि हम जानते हैं डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुणा मोललता। हाँ या ना? बस इस सूत्र में मान रखो, सारी चीजें आपको दिखेगी। भैया डेल्टा टीबी है, केबी है। मोललता क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार, यही होता है, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। अब विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, सूत्र पता होना चाहिए। देखो थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं भैया, विलेय के मोल बटे विलायक का भार कैसे नहीं बनेगा बेटा तुमसे, अगर किलोग्राम में हो तो सिर्फ यहां पर ऐसे, सूत्र में सब लिखवाया है मैंने आपको पहले। ओके, इतना बड़ा ये है ही नहीं, चुटकियों का आंसर भी आ जाएगा।
ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो कर भी लिया, बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो आपको। अब विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार बटे अणुभार, अणुभार वही हमें ज्ञात करना है। ये हमें जरा देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी, एक बार और लिख देता हूं, केबी, विलेय के मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। तो विलेय के ग्राम में भार मतलब स्मॉल w अपॉन ये स्मॉल मोलिकुलर वेट, ग्राम में भार बटे अणुभार, हमें यही ज्ञात करना है। विलायक अणुभार कैपिटल W किस में दे रखा है? हमें किस में दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम में दे रखा है तो बेटा 1000 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो जो चीजें, अब देखो ध्यान से, डेल्टा टीबी ये रहा, केबी ये रहा, स्मॉल w ये रहा, कैपिटल W ये रहा। 1000 क्यों लगाया? क्योंकि ये ग्राम में दे रखा था। ये मेरे को ज्ञात करना है, खत्म बात। इस सूत्र में इसको इधर लेके आ जाओ, इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता है बेटा इस क्वेश्चन में। और अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो कि बहुत ज्यादा, तो फिर बेटा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा फायदा होएगा। ठीक है, इस सूत्र में मान पुट कर दो, इसका 2.16, स्मॉल w 0.15, 1000। ठीक है, डेल्टा टीबी कितना बढ़ गया? 0.216। ठीक है, और w कैपिटल, ये बड़ा w कितना है? 15 ग्राम, 15 ग्राम। अब जरा देखो ध्यान से, जितना आसान कैलकुलेशन कर सको उतना आसान करने की कोशिश करो। दशमलव के बाद कितने अंक? 3 अंक। तो ऊपर में क्या लगा दूं? दशमलव हटा करके 3 जीरो लगा दूं, हाँ है ना। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हटा करके नीचे दशमलव के बाद 2 यहाँ 2 यहाँ, तो दशमलव के बाद 4 अंक। तो अब जरा देखो ध्यान से कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखें। 216 नीचे, 216 ऊपर, छम छम, 15 ऊपर 15 नीचे, कैंसिल हो गया। टोटल 10 की घात 3 और 10 की घात 3 कितनी हो गई? 6 बटे में 10 की घात 4, 10 की घात 6 बटे 10 की घात 4, कितना बच गया? 10 की घात 2, बोले तो 100 ग्राम। क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर हम फॉर्मूला ही लगाना नहीं जानते हैं, अगर हम यही नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे सोल्व करना है, तो फिर कहीं ना कहीं बेटा हम कमजोर हैं अंदर से। ठीक है, आप मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर हो, आपको ये चीजें दे रखी, सूत्र पता है कि नहीं पता है, सूत्र में म्यान कैसे रखा जाता है वो बता रखा है कि नहीं बता रखा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार। और नीट का एग्जाम 23 लाख बच्चे देते हैं, हर एक का नहीं होता है। अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो होगा। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दूंगा कि यार ठीक है ना थोड़ी कोशिश करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपको खुद का मेरा एग्जाम्पल दूं बेटा, यार प्रेजेंट टाइम पर बेटा जी, मैं अगर आपको बताऊं, मैं 26 साल का हूं, 26 साल का हूं बेटा। 26 साल की एज में इतने लेवल पर आकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी कहीं ना कहीं एक मेरा टैलेंट ही है। मैं अपने उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे तो मेरे जैसे बहुत सारे हैं बेटा जो इस एज में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे कि कोई आप में से ही निकल करके IIT में गया है, आप में से ही निकल करके नीट क्लियर किया है, आप भी करोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फील करनी चाहिए कि यार कंपटीशन है तो मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा या कुछ न कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ो, क्योंकि यही आपका भविष्य डिसाइड करेगी। बहुत बढ़िया, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, उससे नहीं हारना है। इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने भी खुद ग्रेजुएशन के बेटा सेकंड ईयर में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, और वो भी IIT लेवल का। मैंने खुद ने IIT एडवांस, जे एडवांस की तैयारी कर रखी है। जे एडवांस में मेंस निकाल दिया, जे एडवांस में बढ़िया स्कोर नहीं हुआ, बहुत बुरा लगा।
ठीक है। और फिर मैंने ये सोचा, मैंने कि यार मैं तो आईआईटी की तैयारी करता हूँ ना, कौन बीएससी करता है आईआईटी वाला। मैंने पढ़ा ही नहीं 10-15 दिन तक। तो मेरे को तो यार घर वालों ने बोल दिया कि यार कर ले, ठीक है, इधर पैसा बच जाएगा, ठीक है, ओके, जैसे तैसे करा। लेकिन फिर वहां भी मचाया, हर एक क्लास में टॉप, हर टेस्ट में टॉप, बीएससी में टॉप, एमएससी में टॉप। तो फिर कहीं ना कहीं वो पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो वो वेस्ट ही जाएगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम दिया, उसमें ऑल इंडिया में 10th रैंक आई, ठीक है, अच्छी बात है आई, लेकिन वहां पे बहुत अच्छा पेपर हुआ था, ऑल इंडिया में 10th रैंक आई। लेकिन साइंटिस्ट 6 ही लेने थे, मेरी 10वीं रैंक आई थी। 30,000 इसमें कुछ कैंडिडेट थे, उन्होंने एग्जाम दिया था, 10वीं रैंक आई थी। तो कहीं ना कहीं आप मेहनत करोगे बेटा, वो मेहनत आपको दिखेगी, ठीक है। वहां नहीं हुआ तो मैं कहीं और हूं, मैं यहाँ पे भी ठीक हूं, वहां होता शायद वहां भी ठीक होता। लेकिन मेहनत करना आप बंद नहीं कर सकते, ठीक है, वो तो आपको करनी ही करनी है। डॉक्टर बनोगे, आगे भी तो करना है। हर एक डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर आपके आसपास कोई क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, उसको शायद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, शायद आपको मिली है वो। तो आप पढ़ो, मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ जी, इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बेटा पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वॉन्ट ऑफ गुणांक आई, और उसके बारे में हमने पहला पार्ट देख लिया था कि जब अगर विलेय पानी में जाकर के टूट जाता है तो क्या होता है। तो हमने पहला केस एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि यार पहला केस देखा था विलेय का वियोजन, विलेय का वियोजन, विलेय का वियोजन, ठीक है। विलेय जब टूटता है तो कहीं ना कहीं वो आयन देता है। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया था AXBY जब टूटा तो बेटा इसने क्या बनाया था, XA दिए थे और YB दिए थे। ये एक Y कहीं ना कहीं इसके माथे पे से आया होगा, प्लस इस पर आवेश, और ये -X इस पर आवेश। आगे वाला धनायन होता है, पीछे वाला ऋणायन होता है, कॉमन सेंस है। जैसे कि NaCl, Na+Cl-, ठीक है, ध्यान रखना। आगे धनायन लिखा जाता है, पीछे ऋणायन लिखा जाता है। तो फिर मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि मान लो कि भैया प्रारंभिक मोल इसके 1 है, इसके 0 है, और फिर हमने यहाँ पर वियोजन के पश्चात, भाई मान लो ये पूरी तरीके से वियोजित नहीं हुआ, हमें क्या पता ये प्रबल है या दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो मान लो इसमें से इसके अल्फा मोल निकल गए, ये अल्फा ही वियोजन की मात्रा है। 1 मोल निकलता तो इसके x मोल बनते, इसके y मोल बनते। ये तो शास्त्र हमें बताते हैं, रस समीकरण मिति गुणांक बताते हैं, इसका गुणांक 1 है, इसका x है, इसका y है। 1 मोल खर्च होता तो ये x बनता, 1 मोल खर्च होता तो ये y बनता। इसमें से इसका अल्फा मोल खर्च हो गया तो अल्फा से गुणा कर दिया, x अल्फा प्लस y अल्फा। फिर इसको सोल्व किया था तो फिर हमारे पास I का मान आया था बेटा 1 - अल्फा प्लस n अल्फा। यस और नो बोलो, ये हमारे पास सूत्र आया था, ठीक है। और अगर यहां पर ये अल्फा प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए बात की जाए, प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब जो जल में जाने के बाद टूट जाते हैं पूरी तरीके से, तो उनका तो पूर्ण आयनन हो जाएगा। मतलब अगर ये 1 मोल है तो पूरा का पूरा मोल खर्च हो जाएगा। अल्फा कितना हो जाएगा, 1, तो 1 में से 1 खर्च हो गया पूरा का पूरा। वो अलग केस था, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो यह पहला पड़ाव हमने देख लिया था, ओके। अब हम देखते हैं दूसरे पड़ाव को और उसको आगे समझते हैं और क्लियर करते हैं फटाफट से, 2 मिनट का टॉपिक है। हाँ जी, तो सेकंड केस, केस नंबर 2। पहले हमने देखा था विलेय का वियोजन, अब देखेंगे संयोजन। विलेय का संयोजन, हाँ जी। मान लो मैंने क्या किए, जैसे कि पानी के अंदर नमक के 100 दाने डाले। पानी तो वैसे टूट जाता है, लेकिन सपोज करो मान लो मेरे पास क्या है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन में मैंने क्या किए बेटा, 50 अणु डाल दिए, किसके, एसिटिक अम्ल के। अब एसिटिक अम्ल बेंजीन में जाकर के द्विलग बना लेता है। तो जैसे ही 50 अणु इसमें डाले, पहले अणु ज्यादा थे, इसमें जाने के बाद कितने रह गए, 25, क्योंकि 2 अणु मिलकर के एक द्विलग बना लेते हैं, पढ़ाया था मैंने कल। तो कहीं ना कहीं पहले विलेय के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारा
अणुसंख्यक गुणधर्म के मान में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म तो विलेय के कणों की आपेक्षिक संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यार विलेय का जब संयोजन हो जाता है तो क्या चेंज होएगा? जैसे कि एक जनरल उदाहरण लेता हूं, मान लो मेरे पास एक कोई विलेय है जिसके मैंने n मोल ले रखे थे। ठीक है, ये मैंने माना। ओके, तो ये जब विलेय में डाला गया तो बेटा कहीं ना कहीं ये संयुक्त हो गया इस तरीके से, जैसे कि मेरे पास 2 ऑक्सीजन के अणु थे और वो क्या बना लेता है? एक O2 अणु बना लेता है। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु बना रहे हैं, इस तरह की बात है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास A के N परमाणु थे या A के N मोल थे, उसने सिंपल सा एक बना लिया कंपाउंड। ओके, तो कहीं ना कहीं यहां पर इतने सारों ने मिलकर के ये एक बना लिया, तो कहीं ना कहीं संयोजन हो गया, सारे के सारे ए मिलकर के जुड़ गए। तो अब जरा देखो ध्यान से, प्रारंभ में मान लो इसका 1 मोल ले रखा था, तो ये तो बना ही नहीं, तो 0। अब देखो रस समीकरण मिति शास्त्र क्या बोलते हैं, इसके अगर आप इसके गुणांक को देखो 1, इसका गुणांक देखो n, इसका गुणांक कितना है? 1। अगर n मोल लोगे तो 1 मिलेगा, 1 मोल लोगे तो कितना मिलेगा? 1/n। इसके n मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। अरे यार 10 पेंसिल का मूल्य 100 रुपए है, 10 पेंसिल का मूल्य 100 रुपए, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 100/10। n मोल मिलकर के 1 मोल बना रहे हैं, तो 1 मोल मिलकर के कितना बनाएगा? 1/n। इस संख्या को इससे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 10 पेंसिल 100 रुपए की आती है, तो एक पेंसिल कितनी आएगी? इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड कर दिया ना। तो वही वाली बात यहां पर है, आपको समझनी है और फील करनी है, समझना। प्रारंभ में इसका 1 मोल था, वियोजन के पश्चात इसमें से अल्फा मोल खर्च हो गया, हमें नहीं पता ना कि ये कौन सा है। ठीक है, मान लो इसमें से अल्फा मोल खर्च हो गया, तो इसके कितने मोल बनेंगे? अगर ये पूरा पूरा 1 खर्च होता तो इसके 1/n मोल बनते। अभी मैंने बताया था भैया n मोल था, n मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? ठीक है, 1/n मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन इसमें से इसके सिर्फ अल्फा मोल निकल गए, तो इसके इतने मोल बन रहे हैं तो अल्फा निकल गए, तो इनटू में अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा/n आ गया। तो इसके कितने मोल बन गए बेटा? अल्फा/n मोल बन गए। थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाएगा। इसमें से अल्फा मोल निकल गए, इसके अल्फा/n बने। 1 निकलता तो 1/n बनता, लेकिन इसमें से इसकी कुछ मात्रा निकल गई, तो वो 1/n से गुणा हो गई कुछ मात्रा। ठीक है, तो ये पश्चात मोल, पूर्व में 1 था। तो क्या अगर हमें कुल मोल निकाल लिए, हमने कुल आयन बाद में, पहले कुल आयन, उन दोनों का अनुपाती तो वन ऑफ गुणांक का ही होता है, हाँ या ना? तो जरा देखो ध्यान से, कुल बाद में कुल मोल कितने आ गए? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n। पहले कितना था? 1, अतः I बराबर, सिंपल सा सूत्र है, बाद में। अब मोल के बारे में बात कर रहे तो मोल के बारे में बोल दूं, बाद में मोलों की संख्या, बाद में मोलों की संख्या बटे पूर्व में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। बाद में कितना है? 1 प्लस अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/1 n अपॉन अल्फा/n। यस और नो बोलो, ठीक है? ओके, बटे में 1, तो वही ऊपर वाला मान आ गया बेटा। तो I बराबर हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/n, जहां I वॉन्ट ऑफ गुणांक है, अल्फा आयनन की मात्रा है, आयनन या वियोजन की मात्रा है,
आयनों की संख्या है। आयनों की संख्या या फिर कणों की संख्या, सिंपल सा मैं बोलता हूं। ये है, ये नोट करो, ये नोट करो, खत्म। खत्म। हाँ जी, मतलब जो मुझे पढ़ाना था वो खत्म हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूं, ठीक है? ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वियोजन होने पर वो फॉर्मूला लगता है, संयोजन होने में ये फॉर्मूला लगता है। हाँ जी, ठीक है, सिंपल था। ये चीज समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया बात है, इसको समझना आसान है फिर। ठीक है, तो कुल मोल बटे पूर्व मोल सूत्र लगाया, ये बन गया। जहां पर आई वॉन्ट ऑफ गुणांक है, ये आयनन की मात्रा, ये आयनों की संख्या। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको एल्फा का मान भी ज्ञात करने को पूछ सकता है कि बताओ कोई फलाना फलाना वैद्युत नवगट्टे है, उसको मैंने क्या मिलाया, किसी विलायक में मिलाया, तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक इतना इतना है, बताओ उसके लिए आयनन की मात्रा कितनी होगी, सूत्र में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, संयोजन होने वाले के लिए ये सूत्र लगाएंगे, वियोजन वाले के लिए वो सूत्र लगाएंगे पुराना वाला, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये खत्म। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इतनी सारी चीजें हमने देख ली है, इतनी सारी चीजें हमने समझ ली है, तो कुछ बातें हैं जो हमें आनी चाहिए और जिन पर हमें विचार भी करना चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान से, खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए बता रहा हूं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद करो। जैसे कि पहला पॉइंट था बेटा, जब आई का मान 1 से ज्यादा हो, तो जब आई का मान, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई 1 से ज्यादा आ रहा है, मतलब आई का मान अगर 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया ऊपर क्या आता था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आती थी, एक्सपेरिमेंटल। नीचे कौन सी आती थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल आती थी। मतलब ये दोनों सेम नहीं आई है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। तभी तो यार, जब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तभी आई का मान 1 से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये है कि यार प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान ज्यादा होगा परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्मों। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है बेटा कि जो सीपी है, सीपी का मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म, कौन से, प्रेक्षित वाले, प्रैक्टिकल वाले, ये बड़े होंगे किससे, सैद्धांतिक मान से। ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये हमने देख लिया। हम ये भी जानते हैं चूंकि कि यार विलेय का मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विलेय का अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस पॉइंट के हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि यार अगर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा आ रहा है तो प्रेक्षित अणुभार कम आएगा। तो यहां पर जो अणुभार है बेटा प्रेक्षित वाला, वो परिकलित से कम आएगा, मतलब सैद्धांतिक मान से कम आएगा। ये भी ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। जैसे कि मान लो हमने कोई विलयन बनाया, उस विलयन के लिए प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म का मान सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म से ज्यादा आया, तो बताओ वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का मान होगा 1 से बड़ा। खत्म बात। दूसरा क्वेश्चन, मान लो हमने कोई विलेय था, उसको विलायक में घोला, तो उस विलेय का प्रेक्षित अणुभार कम आया उसके नॉर्मल अणुभार से, तो वॉन्ट ऑफ गुणांक आई का मान होगा 1 से ज्यादा। ऐसा क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूं। ये हो गया, क्लियर हो गया।
दूसरी बात, जब i का मान x से कम हो तो उल्टा कर देंगे। सेम वापस से a की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो प्रेक्षित वाली है वो कम आ जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरेटिकल बोले तो सैद्धांतिक मान से। ओके, पहला पॉइंट ये। दूसरा, अणुभार बढ़ जाएगा। अणुभार कौन सा? प्रेक्षित वाला ज्यादा आ जाएगा सैद्धांतिक से। ये 2 पॉइंट भी मेरे को लिखवाने थे। ये क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको आई के बारे में, आई का मान एक से बड़ा कब होगा, एक से छोटा कब होगा, तो ये भी आप देख सकते हो बेटा। छोटी छोटी चीजें, काम की चीजें। अगली बात, सर हमें ये पता चल गया कि विलेय को जब विलयन में मिलाया जा रहा है तो अणुसंख्यक गुणधर्मों में कोई चेंज आ रहा है, और उस चेंज को बैलेंस कौन करता है? आई। तो हमारे पास 4 नए फॉर्मूले हो गए। कौन से? आइए चलिए यहां पर हम देखें, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिया? हाँ, अब अगला फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया? अरे ठीक है, जब विलेय का वियोजन या संयोजन हो तो हमें 4 नए फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। पहला, जो आप जानते ना बेटा वो तो ठीक है, लेकिन इन बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला चेंज हो गया। P नोट माइनस PS अपॉन P नोट, ये हमारे पास फॉर्मूला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। बस इसका यहां पर मतलब इसको I से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर जो वैल्यूज आएगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसमें, तो यार इतनी क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। I गुणा यहां पर विलेय के मोल प्रवाह, ये सूत्र आपको लगाना है। I से मल्टीप्लाई करना है, या फिर लगभग I गुणा विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, पहला। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी, ये भी एक्यूरेट नहीं आएगा, उसको बैलेंस करेगा I गुणा केबी गुणा एम, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा, क्वथनांक हिमांक में अवनमन, ये भी पहले से चेंज आएगा, उसको बैलेंस करेगा I KF गुणा एम। और एक लास्ट, परासरण दाब पाई, इसका भी मान चेंज आएगा, तो I गुणा CRT। 1 2 3 4, यह आ गए हमारे पास 4 नए फॉर्मूले, ठीक है। जब तक वैद्युत अनपघट्य लिया जा रहा है तो I का मान तो एक ही, मतलब वो तो टूटता ही नहीं है। लेकिन मान लो NaCl लिया जा रहा है, वो तो टूटता है। KCl लिया जा रहा है, वो टूटता है। तो उनके लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक I का मान निकाल कर यहां रखना पड़ेगा। जैसे NaCl के लिए 2, क्योंकि वो 2 आयन देता है। KCl के लिए 2, वो 2 आयन देता है। BaCl2 के लिए 3, क्योंकि वो 3 आयन देता है। Ba और 2Cl कल बताया था। ये हो गया, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया बेटा? ये चीज क्लियर कर लो। अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत सारे, इसलिए ये क्लियर हो गया। 1 2 3 4 फॉर्मूले। अब आगे ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन किया। क्वेश्चन
वापस से देखो ध्यान से, K4FeCN होल 6। ओके, अगर मैं ये बोल दूं ये पूर्ण आयनित होता है, ठीक है, हाँ जी, यदि एल्फा 100% है, एल्फा 100% मतलब पूर्ण आयनन हो रहा है, पूर्ण आयनन। तो याद करो, अगर पूर्ण आयनन होता है तो जितने उसके अंदर आयन है उतना ही उसका वोल्ट ऑफ गुणांक आई होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो गया? तो जरा देखो ध्यान से, अगर यहां पर ये पूर्ण आयनन है तो आई का मान कितना होगा? सिंपल सा है, जितने आयन देगा उतना ही यहां पर ये होगा। तो जरा देखो ध्यान से, K4FeCN होल 6 को बेटा मैं तोड़ता हूं तो मुझे क्या दिखेगा? 4 तो पोटेशियम दिखेंगे और एक पूरा ये जटिल आयन दिखेगा। जो पहली बार देख रहा है बेटा, आप इसको उपसहसंयोजक यौगिक में पढ़ने वाले हो। तो टोटल 5 आयन, टोटल 5 आयन मिले तो n बराबर कितना आ गया? 5। n बराबर 5 है, पूर्ण आयनन है, अतः I बराबर भी कितना आएगा? 5 आएगा। खत्म बात। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए, इसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए K4FeCN होल 6 पूर्ण आयनित न हो, कंडीशन दे दी जाए K4FeCN के लिए, एल्फा बोल रहा है 50%, मतलब ये 50% ही टूट रहा है, 50% हो तो I बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात? तो अब कितना होगा? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पूर्ण आयनन हुआ, फटाफट सबने बोल दिया होगा 5। अब कितना होगा? 50% हो तो क्या होता है? K4FeCN होल 6, एल्फा क्या होता है? वियोजन की मात्रा, मतलब ये टूट रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैसे भी हम K4FeCN को देखते हैं तो ये आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जल में डालने पर टूटते ही हैं। तो अगर आपको सूत्र पता है, डायरेक्ट सूत्र लगाएं, टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। सूत्र पता है, सूत्र लगाए, डायरेक्ट आंसर पाए, तुरंत आप इसका आंसर देख सकते हो। तो जरा देखो ध्यान से, वियोजन के लिए हम जानते हैं, चूंकि I बराबर सिंपल सा सूत्र है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। n क्या होता है? कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या। तो I 1 माइनस एल्फा 50% है, 50% का मतलब है ये आधा आयनित हो गया, 50% का मतलब ये आधा खत्म हो गया। तो आयनन की मात्रा कितनी हुई? 0.5। देखो इसको थोड़ा सा मैं और सुंदर लिख देता हूं, एल्फा 0.5 कर लो। एल्फा 0.5 मतलब ये 50% आयनित हो गया, अर्थात या 50%। अब समझ जाओगे ना, ठीक है। 0.5 मतलब ये 50% खर्च हो गया। तो 1 माइनस 0.5, ओके। n का मान टोटल 5 आयन, ओके, इंटू 0.5, I का मान आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करो, I का मान कितना आ जाएगा? ये आ गया बेटा 0.5 प्लस 2.5, जोड़ोगे कितना आ गया? 3। I का मान आ गया 3। n का मान 5 कहां से? देखो ये रहा, जब पूर्ण आयन टूटता है ना तो 5 आयन बनता है, जब पूरा टूटेगा तो 5 आयन देगा, तो I का मान 5 आ गया। लेकिन अगर एल्फा 100% से कम है तो कम आयनन होगा, तो फिर I का मान भी कम आ जाएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? फील करो, इन दोनों तरीकों से हमने I का मान निकाल लिया। दोबारा बोल रहा हूं, एल्फा क्या था? आयनन की मात्रा। क्या था ये? आयनन की मात्रा। ये 50% खर्च हो गया, मतलब 1 में से 50, 1 का आधा खर्च हो गया। तो 1 का आधा मतलब 0.5 खर्च हो गया।
तो 0.5 ही बचा ना, तो ये 0.5 यही तो है 1 माइनस एल्फा, तो एल्फा 0.5 आएगा ना, तो 1 माइनस 0.5 प्लस एन का मान 5, 0.5 सोल्व करा 3 आंसर आ गया खटखट। ओहो ठीक है, ये हो गया। तो इसी के साथ ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मुझे आपको करवाने थे, एक्स्ट्रा जो ज्ञान देना था वो दे दिया। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, 0.5 कहां से आया? अरे वो दिया हुआ है, दिया हुआ है, एल्फा बराबर 0.5 अपन ने मान लिया, ठीक है, ओके। अब जैसे कि देखो ध्यान से ये क्वेश्चन, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई K3 एफिशिएंट होल 6 के लिए होगा, तनु विलियन है, बताओ इसके लिए कितना होगा? K3 एफिशिएंट होल 6 P नोट माइनस PS। बेटा देख ध्यान से, ये होता है P नोट माइनस PS अपॉन P नोट होता है, ठीक है, बराबर क्या होता है? NB अपॉन NA, ये होता है, ठीक है, ये वाला होता है। आप उसको उल्टा भी करके लिख सकते हो। वो कब लिख सकते हो? जब यहां पर XB में कुछ वेरिएशन किया जाए, 1 माइनस एक्स से लिखा जाए, तो फिर आप उसको उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। पहले ये करो, हाँ जी, B पक्का। देखो K3 एफिशिएंट, K3 FeCN होल 6। अब थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो यार 3 पोटेशियम बाहर, एक पूरा जटिल लाइन ये तो टूटेगा, तो 3 पोटेशियम देगा, और यहां पर क्या देगा? ये FeCN होल 6 देगा। क्या 3 धनावेश अलग हो गया, तो इस पर -3 ऋणावेश आ गया, टोटल 4 आयन आ गया, 4 आयन, तो I बराबर भी कितना? 4, ठीक है। क्योंकि हमें जब भी अगर कोई आयनिक यौगिक हो और उसके बारे में ना बोला जाए कि पूरा टूट रहा है, आधा टूट रहा है, तो आपको मानना है पूरा ही टूटना है, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अरे 3 और 1 4 आयन हो गया ना, 3 और 1 4 आयन हो गया ना, बोलो 3 और 1 4 आयन हो गया ना, N का मान 4 आ गया ना बेटा, ठीक है, ओके। अगला, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। अरे यार K3 एफिशिएंट होल 6 एक आयनिक यौगिक है, आगे वाला ये धनायन है, ये पीछे वाला ऋणायन है, 3 पोटेशियम अलग, ये पूरा का पूरा ऋणायन अलग, तो 3 और 1 टोटल 4 आयन हो गए, बस आप ये समझो। हाँ जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, निम्न में से कौन सा विलयन अधिकतम हिमांक बिंदु रखता है? निम्न में से कौन सा अधिकतम हिमांक बिंदु रखता है? सन्नी बेटा वो आ जाएगी, टेंशन मत ले उसकी, ठीक है, वो मैं अपलोड करवाऊंगा इसे, टेंशन मत ले। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, किसका हिमांक बिंदु अधिकतम है? सोचो, 1 मोलर यूरिया का, 1 मोलर Na2SO4 का, 1 मोलर NaCl का, या 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस का। अब ध्यान से देखना बंधुओं, ध्यान से देखना, हिमांक बिंदु, तो चूंकि हम ये चीज जानते हैं डेल्टा TF बराबर, अब देखो ध्यान से, यूरिया नहीं टूटता है पानी में, Na2SO4 आयनिक टूटता है, ये टूटता है, ये टूटता है, तो कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो पानी में टूटते हैं, एक नहीं टूटता है, तो हमें यहां पर पूरा सूत्र क्या होता है डेल्टा TF का? I गुणा KF गुणा M, है ना। तो यार ये मोलरता है, ये मोलरता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सांद्रता अगर ये मोलरता के पदों में दे रखी है और फिर इनके लिए जब मैं मोलरता में निकालूंगा तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम यहां पर ये देख सकते हैं कि जो TF है ये वॉन्ट ऑफ गुणांक I के समानुपाती है। जैसे जैसे I चेंज होगा वैसे वैसे डेल्टा TF का मान चेंज होगा। डेल्टा TF क्या होता है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में कमी, हिमांक में तब ज्यादा कमी होगी जितना I ज्यादा होगा। अब जैसे कि मान लो किसी का हिमांक घटकर किसी के हिमांक में 5 की कमी आई, तो पहले की तुलना में 4 कम हो गया।
किसी के हिमांक में 2 की कमी आई, किसी के हिमांक में 1 की कमी आई, तो सबसे ज्यादा हिमांक किसका रहा? जिसके मान में कमी ज्यादा आई। तो हिमांक में कमी जिसकी ज्यादा, हिमांक डेल्टा टीएफ आई के समानुपाती रहेगा। ओके, और जरा देखो ध्यान से, आई किसके समानुपाती रहेगा? हिमांक बिंदु के, कि उसका वास्तविक हिमांक बिंदु उतना ही कम रहेगा। ये चीज समझ लो, इस चीज को क्लियर कर लो, काम हो जाएगा। कमी ज्यादा आएगी तब जितना ज्यादा वॉन्ट ऑफ गुणांक आई रहेगा। जिसके मान में कमी ज्यादा उसका हिमांक बिंदु उतना ही, जिसके मान में कमी जितनी कम होगी उसका हिमांक बिंदु उतना ज्यादा रहेगा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हिमांक बिंदु फाइनल विलियन, ठीक है। ओके, जैसे कि मान लो मैंने पानी के अंदर, जैसे कि मान लो जैसे कि पानी है, पानी का कितना होता है बेटा? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे कि मान लो इसमें मैंने कुछ मिला दिया, इसका हिमांक घट करके कितना आ गया? -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसके मान में कमी कितनी आई? 2 डिग्री की। और मान लो जैसे कि एक बार मैंने शक्कर मिलाई, एक बार मैंने ग्लूकोज मिला दिया और इसका घट कर रह गया -3 डिग्री सेल्सियस। दोनों में से ज्यादा हिमांक किसका है? इसका है ना, इसका कम है। तो आपसे क्या पूछा है? अधिकतम हिमांक किसका है? अधिकतम हिमांक किसका है, ये हमसे पूछा है। कमी ज्यादा इसमें आई है, कमी ज्यादा इसमें आई है, लेकिन हिमांक तो फाइनल विलियन का इसका ज्यादा हुआ ना। तो वो चीज आप समझो कि जिसके मान में, जिसका वॉन्ट ऑफ गुणांक आई ज्यादा होगा उसके मान में कमी ज्यादा आएगी, परंतु उसका हिमांक बिंदु ज्यादा रहेगा बाकियों की तुलना में। अब जरा देखो ध्यान से, यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटा? यूरिया के लिए I बराबर होता है 1, क्योंकि ये तो टूटता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, Na2SO4, Na2SO4 बेटा टूट करके 3 आयन देगा, 2 सोडियम धनायन देगा और 1 सल्फेट ऋणायन देगा। तो टोटल कितने आयन? 3 आयन। तो I बराबर हो गया 3। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ जी। अगला देखो ध्यान से, NaCl, NaCl टूट करके 2 आयन देगा, Na+Cl-। तो टोटल कितने आयन? I बराबर 2। और यहां पर Al2SO4 के लिए मैं बात करूं, Al2 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, तो 2 एल्यूमिनियम बना दो और 3 सल्फेट आयन बना दो। टोटल I का मान हो गया 5। तो सबसे कम I का मान किसके लिए है? इसके लिए I बराबर 1 है, इसके लिए I बराबर 3 है, इसके लिए I बराबर 2 है, इसके लिए I बराबर 5 है। तो जिसके लिए I कम उसका हिमांक ज्यादा। हमसे क्या पूछ रहा है? अधिकतम हिमांक किसका होगा? 1 वाले का होगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा आपको कुछ बातें हैं वो समझनी है, आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि यार किसका I का मान ज्यादा, जिसका I ज्यादा होगा उसके हिमांक में कमी उतनी ज्यादा आ जाएगी, वो सबसे ज्यादा घटेगा जिसका I ज्यादा होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? किसका अधिकतम है? तो जिसके मान में कमी सबसे कम आई होगी उसका हिमांक अधिकतम रहा होगा, ठीक है। 1। अगला HgCl2, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन बाद में करेंगे, ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। हाँ जी, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, I बराबर 1 हो जाएगा। अब जैसे कि देखो ध्यान से, HgCl2 इसके जलीय विलयन में वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होगा जब ये 80% आयनीकृत होता है? तो अब HgCl2 के बारे में मैं आपको बता दूं, Hg2Cl2 किसी को पता है इसका नाम कैसा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? चलो यही कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, किसी को पता है? इसका नाम है बेटा मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। और मर्क्यूरस क्लोराइड में Hg जो होता है वो होता है Hg222+। ये 2 Hg है और ये 2 इसके माथे पे से आया है, 2 क्लोरीन अलग हो जाएंगे, 2Cl-। ये है।
अब जरा देखो ध्यान से, आपको ये दे रखा है कि 80% आयनित होता है, ये आयनन की मात्रा दे रखी है, ये टेस्ट में नहीं आएगा बेटा, टेस्ट में नहीं आएगा। ये आयनन की मात्रा दे रखी है अल्फा, क्या दे रखी है, आयनन की मात्रा दे रखी है अल्फा, क्या दे रखी है बेटा, आयनन की मात्रा दे रखी है अल्फा। देख लो प्रतिशत अल्फा कितना दे रखा है 80%, तो अल्फा का मान कितना हो गया 0.8, 0.8। ये देखो हमारे पास ये समीकरण बनती है, सोल्व हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। अल्फा का मान दे रखा है 0.8, आयनन की मात्रा। हाँ जी, तो अगर जरा देखो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, इसका प्रारंभिक मोल 1 मान लो तो ये 0, हाँ या ना। इसमें से वियोजन के पश्चात इसमें से 0.8 मोल निकल गए। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो इसका 0.8 मोल बन जाएगा। इसके दुगने बन जाएंगे क्या, 2 गुणा 0.8। एक में से 0.8 मोल निकल गए। याद करो पहले मैंने जैसा बेसिक पर पढ़ाया था वैसे देखो, एक में 0.8 निकल गया, 1 मोल से 1 मोल बनेगा तो 0.8 मोल से 0.8 मोल बनेगा, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 0.8 मोल से दुगना बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मोल बाद में निकाल लें, तो कुल मोल ये कितना हो गया 0.2 पक्का, प्लस 0.8 प्लस 1.6, टोटल काउंट कर लो 16 और 8 होता है 24 और 2 26, तो ये हो गया 2.6 मोल। क्या ज्ञात करना है, वोल्ट ऑफ गुणांक आई का मान ज्ञात करना है, सरल है। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, बाद में मोल 2.6, पहले मोल 1, तो कितना आ गया 2.6। ठीक है, अरे बोलो, आपको बस इसमें ये प्रॉब्लम आई होगी सर हम HgCl2 को नहीं जानते, इसलिए मैंने बोला कि आप थोड़ा इसको जान लो फिर करो। HgCl2 में बेटा, HgCl2 में HgCl2 का नाम होता है मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड। इसमें जो Hg होता है वो Hg2+ के रूप में पाया जाता है, ये मर्क्यूरस आयन होता है। अच्छा लिख लो तुम, ये लिख लो Hg2+, इसको तो बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरिक आयन। और दूसरा होता है बेटा Hg2+, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस आयन। अरे जो ड्रॉपर है उनको तो याद होगा, ये होता है मर्क्यूरस आयन, लिख लो तुम, तुम्हारे काम आएगी ये चीज। ठीक है, तो यहां पर था आपका मर्क्यूरस आयन। तो हमने सिंपल वही बेसिक, पहले 1 मोल लिया, हमें आयनन की मात्रा दे रखी 0.8, तो 1 में 0.88 खर्च हो गया होगा तो इसका 0.8 बना होगा, इसका दुगना बना होगा। ये कुल मोल आ गए बाद में, पहले कुल मोल, बाद में कुल मोल, बाद में कुल मोल बटे पहले कुल मोल, ये आई का मान आ गया खटाखट। सोल्व करके हमारे सामने ये था, सिंपल था। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को समझना, हाँ वापस से मुझे इसमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन को समझो और सोल्व करो। बेटा Hg अल्फा 0.8 कैसे आया, अरे यार अल्फा 0.8 कैसे आया, देख पहले 1 मोल था, 80% आयनित हो गया। आयनन की मात्रा, जैसे कि मान ले तेरे 100 नंबर का पेपर हुआ, तेरे 80% नंबर कट गए, 100 नंबर का पेपर, तेरे 80 नंबर कट गए, 100 नंबर का पेपर मतलब 100%, 100% में से तेरे 80% नंबर माइनस हो गए, तो कितने बचे 20% नंबर। तो अगर मान ले तेरे 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 80 चले गए तो कितने बचे 20। तो वही है, आयनन की मात्रा अगर 80% दे रखी है तो मतलब 0.1 में से 0.8 खर्च हो गया।
फॉर्मूले से नहीं लग सकता कि बेटा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा लगा सकते हो, फॉर्मूले से भी लगा सकते हो, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन रहे नारायण, वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो 0.585 डिग्री, क्या लिखा हुआ यार, 0.585% NaCl ये दे रखा है तुम्हें, ये दिया हुआ है, और इसका दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप का परासरण दाब है। परासरण दाब पाई का मान ज्ञात करना है, कैसे करें पहले मुझे ये बताओ। 5 ATM सर इजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर भी लिया बच्चों ने तो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय गुप्ता, बताओ कैसे करेंगे। पाई बराबर CRT से, भाई सूत्र हमें पता है, हमें सूत्र पता है कि भैया पाई बराबर CRT लगेगा। कितने बच्चे जानते हैं क्या पाई बराबर CRT सूत्र लगेगा? लगेगा। पाई हमें ज्ञात करना है, C सांद्रता निकालनी है, R का मान गैस स्थिरांक है, T ताप है। अच्छा इसका मतलब क्या है 0.585% NaCl, इसका मतलब क्या है? अरे परासरण दाब कब हम ये देखते हैं कि जैसे कि मान लो कोई द्रव है, द्रव में हमने क्या मिलाया? ठोस मिलाया, तो ठोस का भार ग्राम में हमने क्या मिलाया? बाहर से विलेय मिलाया। तो याद करो कहीं ना कहीं ये अंदर द्रव है और बाहर विलेय, तो ये क्या दे रखा है बेटा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है। जय गुप्ता के सही है, वेरी गुड बेटा जय, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये क्या है? भार बटे आयतन प्रतिशत है। अरे नमक तो सॉलिड होता है ना बेटा, उसको हमने पानी में मिलाया, विलियन में मिलाया। फील करो, फील, हमने NaCl को विलियन में मिलाया। तो मैंने आपको बताया था भार बटे आयतन प्रतिशतता का मतलब यह है कि कितना ग्राम विलेय 100 ml में उपस्थित है। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 1% W/V, इसका मतलब यह है कि 100 ml में 1 ग्राम विलेय है। कहीं लिखा हुआ है 10% W/V, उसका मतलब क्या है कि 100 ml में 10 ग्राम विलेय है। तो यहां क्या लिखा हुआ है? 0.585% NaCl, तो अर्थात इसका मतलब यह है, अर्थात 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 0.858 ग्राम NaCl है। तो काम हो गया ना, काम हो गया ना। तो अब हमें सूत्र पता है, चूंकि हम जानते हैं पाई बराबर CRT, पाई बराबर C सांद्रता, मोलरता के पदों में ज्ञात कर लो, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन इंटू R इंटू T। हाँ जी, पाई का मान, मोल कैसे याद करें? ग्राम में भार बटे अणुभार, विलेय कौन है? NaCl, NaCl का ग्राम में भार ये दे रखा, बोलो ग्राम में भार 0.585। अणुभार, NaCl का अणुभार कितना होता है मुझे बताओ? NaCl का अणुभार कितना होता है? अरे NaCl का अणुभार कितना होता है? वेरी गुड आनंद, आनंद के आंसर आ गया। NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार 58.5 ग्राम। कैसे आया? Na का 23, क्लोरीन का 23.5, 35.5, Na का 23 और क्लोरीन का 35.5। ठीक है, ये आ गया, वेरी गुड बेटा स्माइली। तो ये रखा ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार बटे अणुभार। ठीक है, डिवाइड बाई ग्राम में भार 0.585 बटे अणुभार 58.5 बटे विलियन का आयतन 100 ml दे रखा है। ठीक है, 1000 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, ये आ गई सांद्रता, N/V कर दिया, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन ml में था, लीटर में बदल दिया। आयतन कहां से? देखिए दे रखा। ओके, हाँ जी। R का मान, R का मान क्या रखे? मान किस में दे रखा है? ATM में।
तो मुझे आर का ऐसा मान बताओ जिसमें एटीएम आता हो, और ये हमने एमएल को लीटर में कन्वर्ट कर दिया आयतन को, तो लीटर एटीएम वाला कोई मान बताओ। 0.821 ये किस में आ गया भाई साहब, ये हमारा लीटर एटीएम में आ गया, हाँ है ना। 0.082 और टेम्परेचर कहा गया, टेम्परेचर कहा गया, तो देखो ध्यान से, टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है बेटा 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, याद करो। सी सांद्रता मोलरता, आर गैस नियतांक, टी केल्विन में ताप, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसके अंदर 273 जोड़ दो मोटा मोटा, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 केल्विन में, ठीक है, तो 300 केल्विन रख दो आप, ठीक है, ओके, तो गुणा 300 कर दो, बस सारी वैल्यू पता है, सूत्र में मान रखना है, आंसर आ जाएगा। बोलो ना यार, कर सकते थे, कर सकते थे, इसको सोल्व करना है, आंसर ए दिख जाएगा, एटीएम के पदों में ए आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो छम छम, ठीक है, इसको अगर मैं और सोल्व करूं तो ये हो गया, दशमलव हटाया, नीचे 3 जीरो लगा दिया, ठीक है, ओके, दशमलव हटाया, ऊपर 1 जीरो लगा दिया, तो ऊपर बच गया 585 गुणा 10 और फिर ये गुणा 10, नीचे बच गया बेटा 1000, ठीक है, उधर बच गया बेटा 0.0821 इंटू 300, ओके, तो जरा देखो ध्यान से, अच्छा ये 585 ये रहा, 585 से 585 छम छम, बहुत सारी चीजें कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, नीचे 1 जीरो है, फिर उस जीरो से ये जीरो कट गई, 30 से इसको गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, पाई बराबर 30 गुणा 0.0821, इसको गुणा कर लो, एटीएम में आंसर आ जाएगा, ठीक है। वॉन्ट ऑफ गुणांक बी, बेटा उसके बारे में बोला ही नहीं ना, वॉन्ट ऑफ गुणांक हम क्यों लगाएं, हम तो NaCl को क्लियर हो गया, यहाँ पर वॉन्ट ऑफ गुणांक का कहा, ठीक है, ठीक है, ये आ गया पाई बराबर इस तरीके से अपना आंसर, इस तरीके से आंसर, अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, क्या हुआ, पाई बराबर आई इंटू CRT, सूत्र लगाना था ना, पाई बराबर ICRT। देखो यार, आर का मान कहां से लिखा, आर का मान कहां से लिखा, एटीएम में, बेटा आर का मान तो दिया जाता है ना, आर का मान तो दिया जाता है, आर का मान तो याद होता है ना, 0.0821, ये पिछली क्लास में लिखाया था, पिछली क्लास में लिखाया था, पिछली क्लास में लिखाया था, ठीक है, जरा देखो ध्यान से, पाई बराबर ICRT होता है, तो हम NaCl के लिए यार लिखना भूल गए ना, NaCl के लिए I बराबर कितना हो जाएगा, 2, NaCl प्रबल वेदित अपघट्य होता है, ये जल में टूट जाता है, NaCl प्रबल वेदित अपघट्य होता है, ये जल में टूट जाता है, ठीक है, ओके, तो फिर यहाँ पर जो भी मान आया, जो भी मान आया उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो भी मान आया उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास पाई डैश कितना आएगा, I गुणा पाई, जो भी मान आया उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, जो भी मान आया उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ I और लगा दो सूत्र में, ठीक है, जो भी मान आया उसको 2 से गुणा कर दो, जो भी मान, I का मान कितना, यहाँ से 2 लगा दो, बस बस, यहाँ पे सोल्व होने के बाद बच्चे बोल रहे हैं 5 एटीएम आया, ठीक है, हो सकता है ये मानवीय भूल आपसे भी हो सकती है, हो सकता है मानवीय भूल आपसे भी हो सकती है बेटा, ये हो गया 5 आ जाएगा, ओके, तो अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट था क्या, ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट था क्या, एक बार आप मुझे बता दो ये क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट था क्या, इसमें ज्यादा चीजें ना मुझे आपको बताने में टाइम लग रहा है बेटा, मुझे आपको बताने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग डिमांड आ रहा है,
तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन था ही नहीं, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, आप इसको कर सकते थे। पाई बराबर आई गुणा CRT लगाना था। आई का मान NaCl के लिए 2 होता है। C सांद्रता मोल पर लीटर, मोल कैसे निकालना है, ग्राम में भार बटे अणुभार। आयतन हमें दे रखा है, 1000 से गुणा कर देंगे, सांद्रता आ गई। आर का मान लीटर एटीएम के पदों में रखना है। आर क्या होता है, गैस नियतांक, जिसका लीटर एटीएम के पदों में मान होता है 0.0821। क्लियर हो गया, उससे हमने क्लियर कर लिया। टी का मान केल्विन में रखना है, बस ये क्लियर हो गया। अरे अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन कब लेते हैं। देख, डिग्री सेल्सियस कोई आपकी एसआई यूनिट नहीं है, ताप की एसआई यूनिट होती है बेटा केल्विन। तो जब भी आप ताप का मान रखो तो हमेशा केल्विन में रखो। किस में रखो, केल्विन में रखो। ताप की एसआई यूनिट होती है केल्विन, तो केल्विन में रखेगा। दूसरी बात, सर जब हम अंतर निकालते हैं जैसे कि क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, तो हम तो चेंज ही नहीं करते बेटा, वो अंतर होता है। अंतर को दोनों में सेम रखा जाता है, कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, कैसे पता चलेगा वॉन्ट ऑफ लगाना है या नहीं लगाना है। अरे NaCl दे रखा है ना, NaCl आयनिक यौगिक है बेटा, तो टूटेगा। ठीक है, हाँ। कैसे पता लगाएं कि पाई बराबर CRT लगाना था या आई गुणा CRT लगाना था। बेटा लगाना तो आपको पाई बराबर आई गुणा CRT है। हमने क्या देखा था, ये तो बैलेंस करता है ना। लगाना तो हमें पाई बराबर आई गुणा CRT था। यूरिया होता तो उसके लिए ऑटोमेटिक 1 हो जाता। NaCl के लिए 2 हुआ। ठीक है, क्योंकि NaCl प्रबल विद्युत अपघट्य टूट जाता है। अब अगला प्रश्न, हाँ जी। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इसने खुद ने बोल रखा है NaCl का पानी में 100% वियोजन हो गया। आई का मान बताओ। हाँ है ना, आई का मान बताओ। 2। हाँ, आर का मान 1/12 भी हो सकता है मन रावत। ठीक है, बट अभी मैं ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं करवाना चाहता हूँ, सिंपल सा बता रहा हूँ। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कायदे से, दिया है दिया क्या है, NaCl का 100% वियोजन, मतलब एल्फा का मान 100% है। एल्फा बराबर 100% पूर्ण वियोजित हो गया, तो आई बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ठीक है, मोललता कितनी दे रखी है, 1 मोलल। ओके, केफ का मान दे रखा है कितना, 1.86। क्या ज्ञात करना है, विलयन का हिमांक कितना है, विलयन का हिमांक कितना है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। हाँ जी, तो चूंकि हम जानते हैं डेल्टा TF बराबर, हमें तो फाइनल वाला सूत्र लगाना है, आई गुणा KF गुणा M। ठीक है, डेल्टा TF, हाँ जी, आई का मान 2 रखना है, KF का मान 1.86 रखना है, मोललता 1 मोलल बोल रखा है, तो इसका डबल कर दो। कितना आ जाएगा इसका डबल, 185 होता है, 370, 372, तो 3.72 आ गया। अंतर रख रखा है, अंतर रखा हुआ है, अंतर को आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने डिग्री सेल्सियस लिख दिया, या फिर तुम्हारे लिए मान लो मैंने ये रख दिया, केल्विन रख दिया, तो ये डेल्टा TF आया। हमें क्या पूछा गया है, फाइनल कितना होगा घट करके। तो जरा देखो यार, यहां से ये TF क्या होता है, TF नोट माइनस TF, यही तो होता है भाई। शुद्ध अवस्था की तुलना में बाद कम हो जाता है ना। ओके, बराबर 3.72 डिग्री सेल्सियस। ओके, हाँ जी, तो TF नोट पानी का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस TF बराबर ये 3.72 डिग्री सेल्सियस, तो TF विलयन का कितना आ गया, माइनस का 3.72 डिग्री सेल्सियस।
वेरी गुड, आसान था ऑप्शन नंबर 2। और धीरे धीरे जब तुम सोल्व करने लगोगे ना बेटा, इतना टाइम नहीं लगता है, ये तो मैं तुम्हारे लिए टाइम लगा रहा हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। खटाखट खटाखट यही खत्म हो गया था कि भैया अंतर इतना है ना, इतनी कमी हुई तो इतना घटा दो, 0 से कम कर दो ना तो माइनस में आया था, खत्म। अरे 0 का पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 कैसे लिखा? शुद्ध अवस्था में हिमांक है ना, पानी का हिमांक कितना होता है शुद्ध अवस्था में? 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं होता है? अगला I बराबर 2 कैसे आया? क्योंकि NaCl है ना बेटा, NaCl। अरे यार NaCl टूटता है तो 2 आयन देगा ना, Na प्लस और Cl माइनस। तो आयनों की संख्या देखना कितनी हुई? 2 हुई, 2 आयन दिए। ठीक है, अगला ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, थोड़ा सा मेहनत करना, आ जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन का टाइम 6 बजे का है बेटा। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। H2O में एक विद्युत अपघट्य घोला गया है। तेजाराम, I का मान कैसे निकालते हैं? यार NaCl, आयनों की संख्या देख ले। जब भी तुझे कोई आयनिक यौगिक दे रखा होगा ना, जैसे कि NaCl, BaCl, तो कोई भी दे रखा है, आयनों की संख्या देख ले। यार Na प्लस Cl माइनस, 2 आयन है, खत्म, I का मान 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पानी है नीचे, हाँ है। पानी में आपने एक विद्युत अपघट्य घोला, अच्छा। पानी में मैंने AB को घोला, AB2 को घोला, अच्छा। जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है 164, जो कि जनरल वाला है, ठीक है ना, जो वास्तव में होता है। इसकी वियोजन की मात्रा प्रतिशत कितनी होगी? मतलब मुझे अल्फा परसेंटेज पूछ रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने बच्चों को समझ में आया कि ये क्या पूछ रहा है? पहले मुझे ये बताओ सर, पीएस नीचे बताते हैं वीडियो सॉल्यूशन में। पहले मुझे यह बताओ कि क्या तुमको यह पता चला कि निकालना क्या है? क्या हमें यह पता चला कि निकालना क्या था? पता चल गया, अल्फा निकालना है। अब यदि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान इतना दे रखा है तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे 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 करोगे? कैसे करोगे बताओ? क्वेश्चन तो आपके सामने है, लेकिन करना कैसा है? हम पहले I निकालेंगे, वोल्टोव गुणांक I, क्योंकि मुझे प्रेक्षित अणुभार दे रखा है और पहले का अणुभार पता है, तो वोल्टोव गुणांक I निकाल लूंगा। I पता चल गया, फिर मैं अल्फा का मान ज्ञात कर लूंगा। बोलो, समझ में आया तरीका? अरे यार, मुझे सामान्य मोलर द्रव्यमान दे रखा है, प्रेक्षित द्रव्यमान दे रखा है, तो क्या उनके अनुपात से मैं वोल्टोव गुणांक I निकाल लूंगा? I पता चल गया तो अल्फा निकाल लूंगा ना यार। हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है? सामान्य मतलब जनरल, मतलब सैद्धांतिक अणुभार AB2 का सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है बेटा? 164 ग्राम। यस और नो? ओके। और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? देखो 65.6 ग्राम। मतलब पानी में जाने के बाद कहीं ना कहीं अणुभार कम हो गया। अरे बोलो, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आयनन की मात्रा अल्फा, ये ज्ञात करना है। हाँ जी, तो यार हमें सिंपल, बच्चों ने तो कर भी लिया यार, बच्चों ने कर भी लिया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बेहतरीन। तो जरा देखो ध्यान से, हम सबसे पहले I ज्ञात कर लें। हम पहले I ज्ञात करेंगे इन दोनों से, फिर I पता तो आयनन की मात्रा अल्फा पता। तो चूंकि I बराबर सूत्र होता है सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। अरे हाँ या ना? मोलिकुलर वेट कौन सा? थ्योरेटिकल।
अपॉन मोलिकुलर वेट, कौन सा एक्सपेरिमेंट करके निकालने वाला, तो ये एक्सपेरिमेंट वाला है, ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला 164 है और ये कितना है 65.6 है। मत करो सोल्व इसको ज्यादा से ज्यादा, आई का मान आ गया, आई का मान पता चल गया तो ये वियोजन पूछ रहा है, मतलब टूटना के ये वियोजन पूछ रहा है, वियोजन की मात्रा के बारे में पूछ रहा है। क्या हमें ये पता चल गया? बोलो रसगुल्लो। हाँ, कौन सा लवण दे रखा है? AB2 दे रखा है। बेसिक पे जाओ। अरे बेसिक पे कहा जाए, पेज ही खत्म हो गया। जरा देखो ध्यान से, यहां बता रहा हूं। AB2 जब टूटेगा तो A धनायन देगा और 2B ऋणायन देगा। यस और नो? A धनायन देगा, 2B ऋणायन देगा। बोलो। माना कि प्रारंभ में इसके मूल 1 थे, इसके 0 थे। जब वियोजन हुआ तो इसमें से इसका अल्फा मोल खर्च हो गया, तो इसका कितना बनेगा? अल्फा, और इसका कितना बनेगा? 2 अल्फा। कैसे? 1 मोल से 1 मोल बन रहा है और इसका 2 मोल बन रहा है। अगर इसमें से अल्फा निकलेगा तो इसका अल्फा बनेगा, इसका 2 अल्फा बनेगा। ये और नो? बस, तो इन दोनों को जोड़ लो, बाद में आयनों की संख्या, पहले आयनों की संख्या बराबर आई। हो गया काम। ओके, तो यहां पर बाद में, ये तो वियोजन के बाद है ना बेटा, जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं वियोजन के बाद में 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बराबर 2 एल्फा, ये टोटल बाद के मोल। तो ये एल्फा से एल्फा छम छम कितना आ गया? 1 + 2 एल्फा। ये भी आई का ही मान है, तो यहां से बेटा आई बराबर कितना हो गया? 1 + 2 एल्फा। बाद में मोल बटे पहले मोल, तो आई बराबर कितना आ गया? 1 + 2 एल्फा आ गया। हाँ या ना? और आई का एक मान ये निकाला, तो आई बराबर 1 + 2 एल्फा किसके बराबर कर दूं? 164 बटे 65.6 के बराबर कर दूं। क्या यार, यहां से मुझे एल्फा ही निकालना था, तो 1 + 2 एल्फा बराबर 164 बटे 65.5 को सोल्व कर लो, एल्फा का मान तुम ज्ञात कर सकते हो। हाँ, एल्फा से डिनोट करते बेटा। समझ में आया? क्या किया मैंने? सबसे पहले मैंने प्रेक्षित अणुभार और सैद्धांतिक अणुभार की मदद से आई निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि आयनन की मात्रा में काम आता एल्फा निकालने के लिए। ओके, और इस मान को जब तुम सोल्व करोगे, उधर लेकर जाओगे, एल्शियम लोगे, तो कुछ ना कुछ कट पिट के कुछ मान आएगा, फिर इसको सोल्व करोगे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है? हाँ, आयनन की मात्रा को एल्फा से डिनोट करते हैं बेटा आदर्श। ठीक है, आयनन की मात्रा एल्फा से डिनोट की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न ये करके बताओ। एक विद्युत अपघट्य का प्रायोगिक अणुभार, मतलब मोलिकुलर वेट कौन सा? प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, इसके गणना किए गए अणुभार से कम होता है, मतलब उसके थ्योरेटिकल मान से कम होता है, तो वोंटोव गुणांक क्या होगा? बोलो। अणुभार घट गया पहले से, तो आई का मान। अरे अणुभार कब घटता है? जब टूटता है। अणुभार कब घटता है? जब टूटता है। वियोजन हो रहा है, वियोजन होता है तो आई बढ़ता है। अणुभार पहले से, जैसे कि मान लो मैंने एक मुट्ठी कोई चीज डाली और पानी में, तो वो टूट गई, बिखर गई। एक मुट्ठी मैंने नमक लिया, पानी में जाके कुछ पता चला सब गायब हो गया, तो पहले अणुभार ज्यादा था, बाद में कम हो गया, मतलब वो टूट गया, वियोजित हो गया। वियोजित होने पर आई बढ़ता है। अरे यार, क्या आई बढ़ेगा? खटाखट आई का मान 1 से बड़ा होगा। हाँ, क्लियर हो गया क्या? बहुत ही बढ़िया। अगला, ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया था। नीट 2023 का प्रश्न है, नीट 2023 का प्रश्न है। ठीक है, क्या दे रखा है?
नीचे दो कथन दिए गए, पहला ए और दूसरा आर, उसका कारण असेसरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन था। ठीक है कि डायरेक्ट तुम्हें लेकर के आए ताकि तुम्हें फील आए। गोताखोरी के कथन क्या दे रखा है, गोताखोरी के उपकरणों में हीलियम को ऑक्सीजन को तनु करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये इसका असेसरेशन है। रीजन दे रखा है कि हीलियम की O2 में उच्च विलेयता होती है क्या, ये इसका रीजन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए सत्य है, आर ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है और आर इसकी सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है, बताओ। हाँ जी, तो आप मुझे बताएं कि यार गोताखोर जब अपने सिलेंडर को लेकर जाता है ऑक्सीजन को, तो साथ में उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। हाँ, क्लियर हो गया, बिल्कुल भरी जाती है। ओके, दूसरी बात, अगली बात, क्या यार वो हीलियम ऑक्सीजन के साथ घुल जाती है ना, क्यों, क्योंकि हीलियम तो अक्रिय होती है। तो कथन सत्य है, कारण असत्य है, कथन सत्य है, कारण असत्य है। ये आया था तुम्हारे क्वेश्चन नीट 2023 में, तुम में से बहुत सारों ने दिया भी होगा पेपर, तो तुम्हें पता भी होगा कि हम वहां पे क्या करके आए थे। ये क्वेश्चन आया था बेटा इस साल इस चैप्टर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 4 4 4। अगला प्रश्न, हाँ जी, अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नीट 2022 में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, हाँ जी सर, ये पूरा एनसीईआरटी उठा के दिए थे आयशा नाज। हाँ बेटा, अब देखो ध्यान से, डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम के लिए कौन सा एक गणितीय समीकरण नहीं है। सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया था। अब ये 2022 में आया नीट में कि ऐसी कौन सी समीकरण है जो डाल्टन के नियम के अनुसार नहीं है। अब देखो ध्यान से, डाल्टन का नियम आदर्श गैस समीकरण वाले चैप्टर में भी आता है, गैसों की अवस्था वाले में भी आता है। ठीक है, ओके, तो वही यहाँ पर हमने देखा। डाल्टन का नियम क्या कहता था, डाल्टन का नियम यह कहता था कि किसी मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित सभी गैसों के दाब के योगों के बराबर होता है। पहली गैस का दाब, दूसरी गैस का दाब, तीसरी गैस का दाब, इनके योग के बराबर होता है, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से। तो यार कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। हाँ, तो ये तो इसने बोला, किसने बोला, ये किसने बोला बेटा, यह बोला किसने, यह बोला भैया हमारे डाल्टन भैया ने। दूसरी बात, अब आप एक बात और जानना, क्या आप हम ये जानते हैं पीवी बराबर एनआरटी। हाँ, तो अगर मेरे को पी का मान निकालना है तो क्या कर दूं, एनआरटी बाई वी कर दूं क्या। हाँ, तो अगर मुझे पहली गैस के लिए बात करनी है, P1 के लिए, अगर उसके मोल N1 हो तो P1 बराबर N1 अपॉन RT हो जाएगा। मान लो आयतन सेम ही है तो P1 बराबर N1 RT बाई V। तो अगर यहां पर मैं क्या कर दूं, P कुल P1 के लिए निकालना चाहूं N1 RT अपॉन V, फिर P2 के लिए N2 आ जाएगा RT अपॉन V, फिर 3 के लिए N3 आ जाएगा RT अपॉन V, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यार ये वाली बात भी सत्य है। अब अगली बात, तो यार ये पहला वाला, ये दूसरा इसका डाल्टन का, और थर्ड वाला देखो ध्यान से कि गैसों के लिए इसने नियम दिया था कि किसी भी गैस का आंशिक दाब किसके बराबर होता है, गैस के मोल प्रभाज इंटू कुल दाब। गैस का मोल प्रभाज गुणा कुल दाब। हाँ या ना, जी बिल्कुल। तो आंशिक पी आई है बेटा आंशिक, और जहां पर पी है कुल दाब, तो आंशिक दाब मोल प्रभाज गुणा कुल दाब के बराबर है। हाँ ये भी है, ये नहीं है, आंशिक दाब मोल प्रभाज गुणा शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब। ये तो राउल्ट भैया का नियम है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। हर एक चीज को एक्सप्लेन करवा रहा हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करवा रहा हूं।
ठीक है, ये राउल्स लॉ था बेटा। 3 क्यों गलत है, यही डाल्टन ने नहीं दिया था, बाकी दिया था। हाँ, वो राउल्ट का नियम था। ओके, हो गया। ये राउल्ट का नियम, ये डोल्टन का नियम, ये डोल्टन का नियम, ये डोल्टन का नियम। ठीक है, किसी भी गैस का मोल प्रभाज गुणा उसका कुल दाब। अगला नीट 2022 में आया हुआ एक और प्रश्न, बहुत ही सिंपल है। देखो देवियों सज्जनों, 250 ग्राम पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज को घोल करके निम्नलिखित घोल तैयार किया गया है। फिर 250 ग्राम में ही देखो 3 हमारे पास यहां पर विलियन है, 1 2 3। ध्यान से समझना बेटा, इसमें भी 250 ml पानी है, इसमें भी 250 ml पानी है, इसमें भी 250 ml पानी है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज लिया, इसमें 10 ग्राम यूरिया लिया, इसमें 10 ग्राम सुक्रोज लिया। ठीक है, इसका परासरण दाबों का घटता क्रम लिखो। इसके लिए परासरण दाब P1 है, इसके लिए परासरण दाब P2 है, इसके लिए परासरण दाब P3 है। तो आप इनका विकल्प बताओ, कौन सा विकल्प सही होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? भाई मेरे पास 3 अलग अलग विलियन हैं, 250 ml पानी है, जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, इसमें 10 ग्राम यूरिया, इसमें 10 ग्राम सुक्रोज है। तो आप ये देखो, क्या विलियन का आयतन सेम है? हम देखो ध्यान से, सूत्र जानते हैं, पाई बराबर N/V/RT है ना। N मोल, R गैस नियतांक, ये फिक्स होता है, तापमान फिक्स होता है, आयतन फिक्स है, 250 मोल अलग अलग है। अब मोल में भी घुली गई मात्रा समान है, 10 तो कहीं ना कहीं बेटा पाई क्या अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती आएगा कि यार जिसका अणुभार ज्यादा उसके लिए पाई कम। बोलो ना यार, क्योंकि मोल का सूत्र होता है विलेय का ग्राम में भार बटे अणुभार। विलेय का भार भी सब में 10 है, अणुभार अलग अलग है, तो जिसका अणुभार ज्यादा उसके लिए पाई का मान कम। ग्लूकोज के लिए ये मान होता है बेटा 180 ग्राम ग्लूकोज का भार। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इसका अणुभार होता है 180 ग्राम। यूरिया का होता है बेटा 60 ग्राम। और सुक्रोज तो ये तो बहुत बड़ा है, C12H22O11। सुक्रोज के लिए सूत्र होता है H22O11, ये सूत्र होता है, इसका तो सबसे ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेशर सबसे कम होगा, क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है। सबसे हल्का अपना ये है, तो P2 का मान सबसे ज्यादा, फिर P1 का, और सबसे लास्ट में आएगा P3 का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अणुभार सबसे ज्यादा है। बोलो ना यार, D होएगा। क्या D हो जाएगा? क्या D हो जाएगा? समझो, चीजों को समझो, हो जाएगा, होगा, आप ही से होगा। हाँ, सुक्रोज का 342 ग्राम। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया है, और मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बता दूं, हम अपना डाउटनट का जो डाउटनट नीट वाला चैनल है ना, नीट HM वाला चैनल है, वहां पर डॉक्टर साहब सीरीज मैंने करवाई थी। सीरीज, उसमें हर एक चैप्टर के PYQ मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर के PYQs मैंने करवा रखे हैं, मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी, ओके। तो आपको वहां पर ये चैप्टर, इसके अलावा और भी चैप्टर, सबके PYQs मिल जाएंगे। यस सर, मैंने किया था उससे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को सोल्व करो।
इन सबके पीवाईक्यूज बेटा, चाहे आप फिजिकल का कोई भी चैप्टर बोल दो, इनऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर बोल दो, ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर बोल दो, डाउट नट पर जो डॉक्टर साहब सीरीज हुई थी ना, उसमें 2022 से लेकर के 2010 या उससे पहले तक के पीवाईक्यू मैंने इसमें करवा रखे हैं। ओके, ये 2023 की जब डॉक्टर साहब सीरीज हुई थी ना, उसके लिए, तो उस टाइम तो 2023 का एग्जाम हुआ ही नहीं था। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस थे, और जो 23 वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवा दिया, देखा था ना आपने, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ओके, तो अब चलो बेटा आगे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर बाकी आपको होमवर्क है। अब अच्छा देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको ना एक चीज मैं बताता हूं। देखो, यदि एक 8 ग्राम वैद्युत अनपघट्टे को, क्या बोल रहा है, वैद्युत अनपघट्टे, मतलब ये पानी में टूटता ही नहीं है, तो आई का मान 1 हो गया, आई का मान 1 हो गया, हाँ या ना, ये पानी में टूटेगा ही नहीं। तो जरा देखो ध्यान से, दिया क्या है, दिया है विलेय का भार, विलेय का भार कितना दे रखा है, 8 ग्राम। हाँ जी, एन ऑक्टेन में घोला जाता है, तो विलायक हो गया एन ऑक्टेन, विलायक का भार 114 ग्राम, हाँ ना। वाष्प दाब 80% तक घट जाता है। यह लाइन ना हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक कंफ्यूजन वाली लाइन है। एसपी सर भी है, हाँ बेटा आए थे, वो बीच में घूमने आ जाते हैं कि क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है, एक क्लास ली उसके बाद फ्री है, ठीक है। ओके, तो दौरा करते रहते हैं वो कि किस क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, फिर अभी हमारा वो है ना 6 बजे सेमिनार, एक 6 बजे इवेंट है। हाँ, तो विलायक का भार आ गया, ये विलायक का भार है। अब विलायक का भार हमें दे रखा है, हमें क्या पूछा जा रहा है, तब विलेय का मोलर द्रव्यमान होगा। वाष्प दाब के बारे में ये बोल रहा है कि इसका वाष्प दाब 80% तक खर्च हो गया। आप जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम ये सूत्र जानते हैं बेटा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर तनु विलयन के लिए बेटा हम ये लिखते हैं ना कि विलेय के मोल बटे विलायक के मोल, ये हम सूत्र लिखते हैं। इसी सूत्र से होगा, इसी सूत्र से होगा। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके समझो और मुझे बताओ। देखो, वाष्प दाब 80% तक घट गया, मान लिया शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 100 था, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 100 था, 80% तक घट जाए, 80% तक घट जाए, मतलब ये क्या बोल रहा है, पी नोट माइनस पी एस का मान कितना आएगा, ये मुझे बता दो बस। हाँ, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन बोलो, या मैंने सिंपल बेटा विलेय के मोल बटे विलायक का मोल लिख दिया है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लैंग्वेज समझना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पर चक्कर है कि यार इसका वाष्प दाब 80% तक घट जाए, मतलब उसका वाष्प दाब पहले 100 था तो 80% तक घट जाए, 80% तक घट जाए, 80% तक घट जाए, 80% कमी हो गई। देखो ध्यान से, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, ये क्या था, अगर मैं इसको लिखूं तो डेल्टा पी अपॉन पी नोट था, बराबर में यहां पर विलेय के मोल बटे विलायक का मोल, ये क्या आता है, कमी को ही तो बताता है ना। तो कमी कितनी हुई, 80% घट गई, मतलब कमी कितनी हुई, कमी कितनी हुई 80%। भाई पहले 100 था, 80% घट गया, बाद में कितना रह गया 20, पहले कितना था 100, तो जरा देखो ध्यान से 80 बटे 100 आ रहा है, सोच के जरा देखो क्या ये गलत है, पर इससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। भाई पहले 100 था, 80% घट गया, मतलब 20 ही रहा होगा बाद में, तो ये तो 80 बटे 100 बन रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अब इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में ये था कि यार कि इफ वेपर प्रेशर
डिक्रीजेज अप टू 80%। वाष्प दाब 80% तक आकर के रुक जाता है, मतलब घट करके 80% तक रह जाता है, मतलब 20% घटा, पहले 100 था और घट करके 80 तक आ गया। 20% घटा तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 80। भाई पहले 100 था, बाद में 80 रह गया, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 20/100। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है बेटा, दोनों में फर्क है। यहां पर और यहां पर दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि लैंग्वेज का, यहां पे लिखा हुआ है इसका वाष्प दाब 80% तक घट जाए, मतलब वाष्प दाब 80% तक घट रहा है कि यार वो तो कमी आ गई ना। कमी कितनी हुई? मतलब 80%। अदर जबकि वो कमी कितनी है? 20% है। ये मैं बोलना चाह रहा हूं बस आपको। तो अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट अभी अपन कर लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों पर आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में समझ लें। अगर आपको क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में समझ में ना आए तो एक बार उसकी इंग्लिश लैंग्वेज जरूर पढ़ लें, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश में जरूर पढ़ ले बेटा, ताकि आपकी ये छोटी कमी दूर हो जाए। अदरवाइज ना आप 80/100 से करोगे, अदरवाइज 20/100 से करना था। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ओके, हाँ जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन वहां देख सकते हो। तो जरा देखो ध्यान से, P0 माइनस PS क्या बोल रहा है ये? इसका वाष्प दाब 80% तक घट गया। तो यहां पे ये दे रखी है बेटा, वाष्प दाब में कमी कितनी हुई है? 20%। 20%। अतः अगर मान लो पहले 1 ATM होता तो 20% घट गया, अर्थात 0.8, मतलब 20% ये कमी आ गई। 20% कमी बोले तो यहां पर यार 20% कमी, यार बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने में ना बहुत दिक्कत आती है। पहले अगर मैं 100 मान लूं तो 100 माइनस यहाँ पे क्या कर दूं? डायरेक्ट कमी रख दूं 20। पहले मान लो 100 था, बाद में कितना रह गया? 20। विलेय के मोल, विलेय कौन है? 8 ग्राम। इसका अणुभार यही निकालना है, ठीक है? ओके। विलायक कौन है? ऑक्टेन। ग्राम में भार 114, अणुभार 114, 114 से 114 कैंसिल। हाँ जी, ये कट गया 5 बार, 8 पंजे 40, तो मोलिकुलर वेट आ गया बेटा 40 ग्राम प्रति मोल। तो मैंने यहां पर यह करा है कि यार अगर आप मान लो प्रारंभ में 100 था तो 20% की कमी हो गई, तो 100 था तो 20 तक की कमी हो गई, तो ऊपर कमी रखा है, नीचे यहां पर प्रारंभिक मान रखा है, सोल्व किया है, आंसर ले आया हूं। सर P और PS को क्या बोलते हैं? देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा, लेकिन मैं छोटी सी चीज ना जो आपको बताना चाह रहा था उसको आपको समझना है। देखो P0 शुद्ध अवस्था में है, PS विलयन का है, तो P0 माइनस PS ये कमी है। ये किसको बताती है? कमी को। अब यहां पर हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा इसका वाष्प दाब 80% तक घट गया, मतलब कमी 80% की हो गई, जबकि कमी कितनी है? 20% की थी। कि भैया पहले 100 था, 100% से घट करके 80% तक रह गया, तो कमी हुई है 20% की। ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है? क्या मैं बोल रहा हूं? कि भैया यहां पे ऊपर आपको कमी रखनी है। 100 से घट करके 80 पर आ गया, 100 से घट करके 80 पर आ गया, मतलब पहले मान लो 100 ATM था तो 80 ATM हो गया, तो कमी कितनी हो गई? 20 की। तो 20/100, पहले कितना था? 100, बाद में कमी कितनी हुई? 20 की, तो 20/100। फिर अपन ने इसको सोल्व किया। सर कहीं P0 माइनस PS अपॉन PS लिखा हुआ है। करण पाटिल बेटा वो कैसे आता है वो मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा, आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है? ओके, ये वाला क्वेश्चन बेटा आप डॉक्टर साहब सीरीज से क्लियर कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। अब ये होमवर्क है, ये होमवर्क है 2019 का क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करवा दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 2019 में, ठीक है? आप डॉक्टर साहब सीरीज में देख सकते हो इसको। ये वाला क्वेश्चन
बी कर लेना 2019 का, फिर ये 2017 का और ये 2016 का। तो ये 2016 तक के क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, 2016 तक के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, आपको ये मिल जाएंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब सीरीज कहाँ मिलेगी? डॉक्टर साहब सीरीज कहाँ मिलेगी? डॉक्टर साहब सीरीज कहाँ मिलेगी? तो जरा देखो ध्यान से, डॉक्टर साहब सीरीज, हाँ जी देखो, डॉक्टर साहब सीरीज डाउटनेट नीट जाना, डाउटनेट नीट में बेटा सबसे पहले तो ये आपका होम में जाना, होम के बाद वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव, प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो पहले नंबर पे लिखा हुआ है नीट 2024 केमिस्ट्री, नीट 2024 फिजिक्स, नीट 2024 बायोलॉजी। उसके बाद चौथे नंबर पे लिखा हुआ है नीट 2023 डॉक्टर साहब सीरीज। तो इस डॉक्टर साहब सीरीज पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आपको फिजिक्स में वन शॉट मिल जाएगा लेंस और प्रिज्म का। फिर देखो केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के 20 सालों के प्रश्न, एल्कोहल के 20 सालों के प्रश्न, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, हेलो एल्केन के 20 सालों के प्रश्न। फिर उसके बाद कार्बनिक रसायन के टोटल 20 सालों के प्रश्न। फिर उसके बाद यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण वाले के 20 सालों के प्रश्न, केमिकल बॉन्डिंग के 20 सालों के प्रश्न, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी एंड एफ ब्लॉक के। फिर इधर के बाद मोल अवधारणा के 20 सालों के प्रश्न। फिर सोल्यूशन वाले चैप्टर के 20 सालों के प्रश्न, सोल्यूशन वाले चैप्टर के 20 सालों के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और भी सारे चैप्टर्स के मैंने इस पे करवा रखे हैं। ठीक है, तो आपको वहां जाकर के मिल जाएंगे। तो आप यहां पर इन क्वेश्चंस को लगाएं, ट्राई करें, और फिर ना बने तो वहां जाकर के देख लें, वहां जाकर के देख लें। अब अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर मैं चाहता हूं कि हम क्लास 11th का पढ़े, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला चैप्टर हम पढ़ना चाहते हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप बताओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये क्लास 11th का है। ठीक है, जल्दी हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लास 11th का है, जल्दी हो जाएगा। ऑर्गेनिक अपन बाद में करेंगे, पहले अपन ना फिजिकल खत्म करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटिन्यू एक शॉट में हो जाएगी ऑर्गेनिक। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे बेटा, पहले 12th का भी पढ़ेंगे, 12th का भी पढ़ेंगे। एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर रेडॉक्स पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, क्योंकि रेडॉक्स में तुम इलेक्ट्रोड, विभव, इनके बारे में जानोगे। इलेक्ट्रो, फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे। फिर ये पढ़ने के बाद फिर फिजिकल को अपन स्टॉप कर देंगे। देख लो भैया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें दूर होएगी। अरे यार, तुमने पता है, तुम्हें 12 तो आती है लेकिन तुम्हें 11 के कॉन्सेप्ट नहीं आते, तो इसलिए तुम्हें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम देती है। इसलिए मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद रेडॉक्स पढ़ाऊंगा, ताकि तुम्हें ना हमें पढ़ना तो 12th है, लेकिन उससे रिलेटेड 11th वाला पार्ट भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रेडॉक्स, फिर केमिकल काइनेटिक्स। इक्विलिब्रियम बेटा बाद में पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम को लास्ट में रखेंगे। ठीक है, टेस्ट में कहां तक आएगा? टेस्ट में आएगा बेटा, देख कितनी बार बोलूं मैं यार, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक, अवनमन तक, मोल कॉन्सेप्ट से लेकर के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, फिर रेडॉक्स पढ़ेंगे। ओके, अब तुम्हारे एनसीईआरटी में से कुछ चैप्टर हटा दिए, जैसे कि गैसिस स्टेट हटा दिया, लेकिन गैसिस स्टेट हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप थर्मो और उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम वो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो पहले अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर रेडॉक्स करेंगे, फिर इलेक्ट्रो, फिर केमिकल काइनेटिक्स। इससे 12th की फिजिकल कंप्लीट हो जाएगी, और 12th की फिजिकल कंप्लीट हो गई तो आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आएगा कि यार हमारा 12th भी होता चला जा रहा है। ठीक है, वरना जो 12th वाले बच्चे होंगे ये सोचेंगे सर आप तो 11th ही पढ़ा रहे हो, हमारा 12th का कब नंबर आएगा। तो सब अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगी, बढ़िया से आप करना। बाकी का आपके लिए सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें मिलेगी। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 6 बजे बेटा
लाइव ओरिएंटेशन है, ठीक है, आरंभ के सेकंड वाले बैच का, जो कि अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आज ओरिएंटेशन है, क्लासेस 3 तारीख से उसमें लगेगी। तो बाय बाय बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ध्यान रखें। और आप सभी को एक बार फिर से डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई हो। आगे चल करके आप डॉक्टर बने, तरक्की करें। जय हिंद, थैंक यू।